डार्क वेब। ये नाम सुनते ही ना जहन में फौरन पुरअसरार और कुछ खतरनाक सी कहानियां घूमने लगती हैं। लेकिन ये जो सारा शोर शराबा है, इसके पीछे असल हकीकत क्या है? तो चलें आज जरा इस डिजिटल दुनिया की गहराइयों में उतर कर देखते हैं कि सच है क्या। अब ये सवाल शायद सुनने में बड़ा सादा सा लगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट की जिस दुनिया को जानते हैं ना, वो तो पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल, जैसे एक आइसबर्ग नहीं होता जिसका बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे छुपा होता है। बस वर्ल्ड वाइड वेब का भी यही हिसाब है कि इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हिस्से में हम सरफेस वेब से आगे की बात करेंगे, फिर डीप और डार्क वेब में फ़र्क समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये गुमनामी आखिर काम कैसे करती है, फिर सबसे दिलचस्प सवाल कि इस पर असल में है क्या, और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इससे कैसे निपटते हैं। चलें जी, तो शुरू करते हैं पहला हिस्सा और इंटरनेट के इस वसी छुपे हुए हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं जो आम तौर पर हमारी नज़रों से दूर रहता है। देखें, जब भी हम गूगल या कोई और सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ सरफेस वेब तक पहुंच पाते हैं। मतलब ये वो वेब है जिसे हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा किनारा है। अच्छा जी, अब आती हैं इस हिस्से पर जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, आखिर इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सरफेस वेब सीधी सी बात है, वो इंटरनेट है जिसे हम सब रोज़ इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हैं, ये सब इसी का हिस्सा है। इसे क्लियर नेट भी कहते हैं क्योंकि इस पर जो भी है वो सबके लिए खुला है, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आते हैं डीप वेब पर। और पहली बात, ये कोई पुरस्कार या खतरनाक जगह बिल्कुल नहीं है। ये तो इंटरनेट का बस वो सारा हिस्सा है जहां जाने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। सोचें ज़रा, ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट या किसी कंपनी का अंदरूनी डेटाबेस। गूगल इन चीज़ों को सर्च नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट हैं, निजी हैं। और फिर आता है डार्क वेब। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसे जानबूझकर छुपाया गया है। अपने नॉर्मल ब्राउज़र से वहाँ नहीं जाया जा सकता। इसके लिए टोर जैसे ख़ास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका एक ही मकसद है, शनाख्त को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखना। तो खुलासा क्या हुआ? डीप वेब और डार्क वेब दोनों ही गूगल की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन बड़ा फ़र्क ये है कि डीप वेब तक आम ब्राउज़र से ही पहुंचा जा सकता है, बस लॉगिन करना पड़ता है, जबकि डार्क वेब के लिए ख़ास टूल्स चाहिए और इसके पीछे इरादा ही गुमनाम रहने का होता है। चलें, अब ज़रा टेक्निकल होते हैं। ये मुकम्मल गुमनामी या आखिर हासिल कैसे की जाती है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डार्क वेब को इतना पोशीदा बना देती है? इस सारी चीज़ की बुनियाद एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं ओनियन राउटिंग, और इसका नाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये प्याज की तरह काम करती है। डेटा पर इंक्रिप्शन की कई तहें चढ़ा देती है। टोर नेटवर्क इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल है, और शायद इसीलिए सुना होगा कि डार्क वेबसाइट्स के एड्रेस अक्सर .onion पर ख़त्म होते हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? सोचें, डेटा एक प्याज की तरह है। भेजने से पहले इसे इंक्रिप्शन की कई तहों में लपेट दिया जाता है। फिर इसे दुनिया भर में फैले हुए रज़ाकार सर्वर्स के एक जाल से गुजारा जाता है। हर सर्वर सिर्फ एक तह को छीलता है। इसे बस ये पता होता है कि डेटा कहाँ से आया और उसे आगे कहाँ भेजना है। बस मंजिल तक पहुँचते पहुँचते कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था, और इसी तरह शिनाख्त मुकम्मल तौर पर छुपी रहती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि डार्क वेब क्या है और ये काम कैसे करता है। लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस पर होता क्या है। 2016 में किंग्स कॉलेज लंदन ने एक तहकीक की। इसके मुताबिक डार्क वेब पर मौजूद एक्टिव मवाद का तकरीबन 57% गैर कानूनी सरगर्मियों से जुड़ा था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, तकरीबन 43% मवाद या तो गैर कानूनी नहीं था या फिर उसकी नोयत का पता नहीं चल सका। तो ये आदादो शुमार हमें ये बताते हैं कि डार्क वेब की कहानी सिर्फ जराइम की कहानी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है।
اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈارک ویب کا ایک بہت ہی تاریک پہلو ہے۔ یہاں سلک روڈ جیسی بدنام زمانہ مارکیٹس چلتی رہی ہیں، جہاں منشیات، ہتھیار اور چوری کیا ہوا ڈیٹا کھلے عام بکتا تھا۔ ہیکنگ گروپس اپنی خدمات بیچتے ہیں، اور ہاں، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے بھی اس سے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کہانی کا صرف یہی ایک رخ نہیں ہے۔ ٹور پروجیکٹ کے ایک بانی راجر ڈنگلڈائن نے ایک بہت حیران کن بات کہی۔ انہوں نے کہا، فیس بک سب سے بڑی پوشیدہ سروس ہے۔ اب یہ بات اس پورے خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ ڈارک ویب صرف اور صرف مجرموں کے لیے ہے۔ اور حقیقت یہی ہے۔ ڈارک ویب ان لوگوں کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ہے جن کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ صحافی، انسانی حقوق کے کارکن اور وہ لوگ جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں بولنے کی آزادی نہیں، وہ سب اپنی شناخت چھپا کر معلومات حاصل کرنے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فیس بک نے بھی اپنا .onion ورژن بنایا ہے تاکہ ان علاقوں میں بھی لوگ اسے محفوظ طریقے سے استعمال کر سکیں۔ تو یہ جو دوہرا کردار ہے ڈارک ویب کا، یہ ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پوشیدہ دنیا میں قانون نافذ کیسے کیا جاتا ہے؟ اور یہی ڈارک ویب کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ پرائیویسی اور آزادی اظہار کا ایک زبردست ٹول ہے جو کمزوروں کو تحفظ دیتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی گمنامی مجرموں کو اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی دے دیتی ہے۔ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ صرف آئی پی ایڈریس سے تو کسی کو ٹریک کر نہیں سکتے، اس لیے انہیں دوسرے طریقے اپنانے پڑتے ہیں، جیسے عوامی طور پر دستیاب معلومات کا تجزیہ کرنا، یا کبھی کبھی خود ویب سائٹس میں کوئی کمزوری ڈھونڈ کر صارفین کے اصلی آئی پی ایڈریس تک پہنچنا۔ یہ ایک مسلسل ڈیجیٹل جنگ ہے جس کے لیے دنیا بھر کے اداروں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے اور جدید ترین ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامنے ایک ہی بڑا سوال رہ جاتا ہے، یہ جو گمنامی ہے، یہ جرم کا ہتھیار ہے یا کمزوروں کی ڈھال؟ کیا اسے جرم کے خطرے کی وجہ سے ختم کر دینا چاہیے، یا پھر یہ آج کے ڈیجیٹل دور میں آزادی اور حفاظت کے لیے ایک ضروری چیز ہے؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور یہ بحث جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی ویسے ویسے چلتی رہے گی۔